मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को भी शामिल किया है। शिवपाल को रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान प्रचार से दूर रखा गया था और यहां तक कि सपा की बैठकों में भी शिवपाल को नहीं बुलाया गया था। डिंपल के नामांकन में भी शिवपाल नजर नहीं आए थे। अब दोबारा शिवपाल को प्रचारक बनाने के पीछे अखिलेश की रणनीति कम चाचा के आगे सरेंडर करने की ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। इस चर्चा के पीछे कारण भी कई हैं और अखिलेश यादव खुलेआम शिवपाल को प्रमपासपा का नेता जो है बताते आते हैं और विधानसभा चुनाव के बाद सपा की हार की समीक्षा के लिए हुई मीटिंग में भी शिवपाल को नहीं बुलाया गया था। तब अखिलेश ने कहा था कि वो सपा विधायकों की मीटिंग ली थी और शिवपाल जो है गठबंधन की बैठक यहां पर हुई थी उन्होंने, जबकि शिवपाल सपा के टिकट पर ही विधायक चुने गए थे। मैनपुरी का चुनाव सपा के लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा। शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाने से ठीक पहले भाजपा ने सपा से ही 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे रघुराज सांख्य को अपना प्रत्याशी बनाकर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाती हैं। रघुराज सांख्य न केवल शिवपाल यादव बल्कि मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। मुलायम ही रघुराज को 1999 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलाकर राजनीति में लाए थे। इटावा के रहने वाले रघुराज 1999 और 2004 में सपा से 2 बार सांसद और 2012 में सपा से इटावा सदर से विधायक रहे थे। आपको बता दें उनकी सांख्य मतदाताओं में काफी लोकप्रियता है और भाजपा ने इसी का फायदा उठाते हुए अखिलेश को घेरा है। मैनपुरी उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा, पर मुलायम की विरासत वाली सीट पर उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव के सामने भगवा खेमे में सांख्य प्रत्याशी पर दाव खेलकर चुनाव को और रोचक बना दिया है। तो आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को भी शामिल किया गया है। शिवपाल को रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान प्रचार से दूर रखा गया था। यहां तक कि सपा की बैठकों में भी शिवपाल को शामिल नहीं किया गया था। डिंपल के नामांकन में भी शिवपाल नजर नहीं आए थे। अब दोबारा शिवपाल को प्रचारक बनाने के पीछे अखिलेश की रणनीति कम चाचा के आगे सरेंडर करने की ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और इस चर्चा के पीछे कारण भी कई हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए मैनपुरी जो है उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा के लिए जीतना उतना आसान नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से रघुराज सांख्य को जो है खड़ा कर दिया गया है। कितनी बड़ी चुनौती रघुराज सांख्य उनके लिए बन सकते हैं? देखिए, रघुराज सांख्य मैनपुर के ही निवासी है और लगभग कई बार वो सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी से भी रघुराज सांख्य सांसद रह चुके हैं और जिस तरह से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की हमेशा पक्ष में ये मैनपुरी सीट रही है, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ पर सांसद रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि अब जो रहा है वो कहीं ना कहीं आसान नजर नहीं आ रही है और उस डिंपल यादव की जीत के लिए लगातार समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव खुद प्रचार कर रहे हैं और वहीं दूसरी बात ये कल लगभग 40 प्रत्याशियों की जो स्टार प्रचारक है उनकी लिस्ट जारी की थी। इसमें शिवपाल यादव का भी नाम है, क्योंकि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के भाई हैं और कहीं ना कहीं इस आजमाइश के लिए शिवपाल यादव का स्टार प्रचारकों में नाम शामिल किया गया है और समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को सांसद बनाना चाहती है मैनपुरी से, क्योंकि हमेशा यादव पक्ष में रही है सीट, तो जाहिर सी बात है कि इसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर समाजवादी पार्टी लगा रही है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी लगातार उस बात में जुटी हुई है कि डिंपल यादव की सीट निकाली जा सके, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई कही जा सकती है समाजवादी पार्टी के लिए और लगातार समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रयास कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव का नाम तो सूची में शामिल कर दिया गया है, लेकिन शिवपाल यादव की रजामंदी है या नहीं है, अभी इस बातों पे कई संशय बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जहां हमेशा शिवपाल यादव से पलड़ा झाड़ता नजर आती है तो वहीं शिवपाल यादव का लिस्ट में नाम हासिल कर दे रही है। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों के लिए लगातार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट के बाद उनकी पुत्र वधू कहा जा सकता है अखिलेश यादव को जिताने के लिए लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का नाम उसमें शामिल कर दिया गया है।
जितिन, वही बात कर ली जाए, सांग की काफी लोकप्रियता जो है उन्हें मिली हुई है, तो इसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया है, तो कितना सीधा सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी ये कहा जा सकता है कि वहीं के कैंडिडेट को खड़ा करके लगातार ये प्रयास कर रही है। केवल चाहे रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास वहीं के जो आकाश सक्सेना है उनको खड़ा किया, क्योंकि वो रामपुर से आजम खान के धुर विरोधी रहे हैं आकाश सक्सेना। और आकाश सक्सेना लगातार इस बात में क्योंकि रामपुर में भी वो आकाश सक्सेना रहने वाले हैं, वो भी उनके धुर विरोधी कहे जा सकते हैं आजम खान के, तो आजम खान को भी चुनौती दी जा रही है, तो मैनपुरी में भी चुनौती दी। लेकिन ये जो कहा सकता है, हालांकि समाजवादी पार्टी भले ही चुनाव जीत जाए लेकिन कांटे नजर आई। जितिन, वही बात कर ली जाए, मैनपुरी उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात का फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। और वही बात अगर डिंपल यादव की कर ली जाए, उनके सामने भगवा खेमे के सांग की प्रत्याशी पर दांव खेलकर अब इस चुनाव को और रोमांचक बना दिया है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। मुकाबला तो सामने का है और लगातार इस चीज के लिए प्रयासरत है समाजवादी पार्टी की। वो जितनी भी सीटें सपा के पक्ष में हैं उन सीटों को जीता जा सके, और इस बात के लिए पूरा समाजवादी खेमा प्रयास कर रहा है। अखिलेश यादव की साख की बात है, क्योंकि रामपुर से जहां आजम खान की साख की बात रहती है, आजम खान कहीं ना कहीं की सीट जीतना भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ये मैनपुरी जो सीट है उसको भी कहीं ना कहीं जीतना चाहती है समाजवादी पार्टी। जितिन, वही बात कर ली जाए, अगर शिवपाल यादव की बात कर ली जाए, इतनी बैठकों का दौर चला सपा में तो कहीं शिवपाल यादव नजर नहीं आए। बात डिंपल यादव के नामांकन की कर ली जाए तो वहां पर भी शिवपाल यादव कहीं नजर नहीं आए, लेकिन अब अचानक से उनका नाम स्टार प्रचारकों में आ जाना, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण साफ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो नेताओं जो घर के जो भी हैं उन सबको लेकर साथ में चलना है, और कहीं ना कहीं जिस तरह के तमाम बयान है कि परिवार के लोग साथ में हैं, और इसके बाद शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में आने, क्योंकि अभी तक की शिवपाल यादव की बात की जाए तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे थे मैनपुरी सीट को लेकर। जब उनका डिंपल यादव का नाम आया, उनकी बहू का नाम आया, लेकिन अब अचानक लिस्ट में नाम आ जाना, ये अभी कहा जा सकता है कि आजमाइश हो सकती है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश की। लेकिन अभी एक चीज उसमें देखना बाकी है कि शिवपाल यादव की सहमति है या नहीं है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि शिवपाल यादव की सहमति के बाद इनमें लिस्ट में नाम डाला गया है या बिना सहमति के। अभी चीजें कई साफ होने बाकी है। अगर शिवपाल यादव प्रचार करने पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जरूर कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव की इसमें सहमति बनी हुई है। दूसरी सीट्स की अगर बात कर ली जाए, रामपुर और खतौली की बात कर ली जाए, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी, यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, रामपुर की बात की जाए तो हमेशा ये कहा जा सकता है कि आजम खान की सीट रही है रामपुर की सीट, और कहीं ना कहीं जो आकाश सक्सेना को खड़ा किया गया है, आकाश सक्सेना उनके धुर विरोधी रहे हैं, क्योंकि कई मुकदमे आकाश सक्सेना ने आजम खान के ऊपर लगवाए हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको धुर विरोधी के होने के चलते उन पर जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कितना फर्क पड़ता है कि रामपुर से जो हमेशा समाजवादी पार्टी की सीट रही है, आजम खान की सीट रही है, क्या वो निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे? लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आकाश सक्सेना, और कहीं ना कहीं आकाश सक्सेना को जीतना थोड़ी राह मुश्किल जरूर है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि धुर विरोधी होने के जाते थोड़ा सा उनको फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि तमाम आरोप वहां के लोगों ने लगाए थे आजम खान की गिरफ्तारी के बाद। तो कितना फायदा होगा ये आने वाले 8 दिसंबर बताएगा। और वहीं मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में भी हमेशा सीट लगातार पक्ष में रही है, लेकिन वहां की अभी स्थिति साफ नहीं है। जितिन, वही बात कर ली जाए, चुनावी बयार किस ओर बह रही है, जनता का मूड किस तरीके का इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनावी बयार के, क्योंकि चाहे मैनपुरी की बात की जाए चाहे वो रामपुर की बात की जाए, तो हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है वो सीटें, चाहे लोकसभा सीट मैनपुरी की हो चाहे वो रामपुर की सीट विधानसभा की हो, हमेशा आजम खान के पक्ष में रामपुर रही है। और मैनपुरी से हमेशा तेजस्वी यादव भी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी वहां से सांसद रहे हैं, तो हमेशा यादव पक्ष में रही है मैनपुरी की सीट। तो ये सीटें दोनों समाजवादी पार्टी की रही है। कितना सेंधमारी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये आने वाला 8 दिसंबर ही बताएगा। लेकिन जनता का मूड क्या है, क्या उपचुनाव में जो सरकार
लगातार जो काम कर रही है सरकार के पक्ष में, क्या सीटें आ पाएंगी या समाजवादी खेमे में वो कहा जा सकता है कि सेंधमारी का, क्योंकि आजमगढ़ भी समाजवादी के गढ़ का माना जाता था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। अब जरा उन मुद्दों पर भी जानकारी, जिन मुद्दों पर ये पार्टियां ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मुद्दा साफ है। वहां पर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, भारतीय पार्टी लगातार मुद्दे की इसी मुद्दे को लेकर बातें कर रही है। और परिवारवाद का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम कर रही है। वहीं मैनपुरी की बात की जाए, मैनपुरी सीट में अखिलेश यादव लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी ने वहां हमेशा रहे हैं वहां पर, और उन्होंने धरती पुत्र उनको कहा जाता है। उन्होंने मैनपुरी वासियों के लिए काम किया है और विकास का काम किया है हमेशा मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के लिए। तो एक मुद्दा अखिलेश यादव के पास ये भी है, और साथ ही साथ मुलायम सिंह के निधन के बाद वहां पर उनकी बहू को काबिज करना, वो भी एक मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि यादव परिवार के पास हमेशा सीट रही है, और चाहे सैफई हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, वहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने वहां विकास भी किया अपने शासनकाल में, और कहीं न कहीं बहुत अच्छा विकास किया। तो जाहिर सी बात है वो भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये कहो जाए विकास और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। भाई जितिन, बात कर ली जाए, लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के दौरे पर है, जनता की नब्ज टटोलने की जो है काम यहाँ पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है, कितना फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ विकास से जुड़े काम लगातार कर रहे हैं, और किसी न किसी जिले में कुछ न कुछ बनाने की व्यवस्था जरूर की जा रही है। और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है योगी सरकार का। तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा एक ही कहा जा सकता है कि बड़ा मुद्दा है। और कहीं न कहीं चाहे रामपुर की बात की जाए, चाहे मैनपुरी की बात की जाए, उन सभी जगह विकास का मुद्दा अहम है, और कहीं न कहीं जनता भी विकास का मुद्दा ही चाहती है। तो ये कहा जा सकता है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार में जो विकास का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, वो सब मुद्दे कहीं न कहीं काफी अहम माने जाएंगे उत्तर प्रदेश में। जितिन, वही बात अगर सपा को लेकर कर ली जाए, तो सपा इस वक्त अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मान रही है? देखिए, बड़ी चुनौती ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर मानी जा रही है, क्योंकि रामपुर सीट कहीं ना कहीं काफी खतरे में लग रही है, और आजम खान लगातार वहां से विधायक रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि विधायक रहते कहीं ना कहीं आजम खान की सीट निकल न जाए, क्योंकि उनकी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को बनाया है वहां से प्रत्याशी। लेकिन चीजें ये कहा जाता है कि मैनपुरी में थोड़ी सी ये जरूर कहा जा सकता है कि झुकाव मैनपुरी की जनता का समाजवादी पार्टी की ओर दिखाई दे सकता है, लेकिन रामपुर में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सेंधमारी की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। चलिए, एक बार बीजेपी की चुनौती भी, जो बीजेपी सबसे बड़ी अपनी चुनौती जो है सीटों पर मान रही हो। देखिए, बीजेपी चुनौती किसी भी चुनौती से इनकार की, जितने भी नेताओं से बात की, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की जाए या कोई भी नेता से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो वो चुनौती नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है कि उदाहरण के तौर पर आजमगढ़ को कहा कि आजमगढ़ की सीट को भी समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी, लेकिन वहां पर सेंधमारी करने का काम किया और हम उपचुनाव में वो सीट निकाल ले गए। तो जाहिर सी बात है कि लगातार सेंधमारी के लिए वहीं के जो स्थानीय जा सकते आकाश सक्सेना हो रामपुर से, जो कि आजम खान के विरोधी थे, चाहे वहां पर रघुराज साकी की बात की जाए जो कि समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके गढ़ में ही उनको घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितिन, वही बात कर ली जाए, बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव कह सकते हैं मैनपुरी सीट पर खेल दिया है, क्योंकि इस सपा से ही 2 बार सांसद और विधायक रहे सांख्य पर उन्होंने दाव खेल दिया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वहां से भी सांसद रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं रघुराज साक्षी। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं को घेरने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं कितना दबदबा बना हुआ है मैनपुरी में, क्या मुलायम सिंह यादव की, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल कहा कि मैनपुरी की जनता उनकी बहू को जिताकर उनको कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। अगर मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में बहुत विकास किया है और वहां की जनता का दर्द समझते हैं, क्योंकि खुद वो वहां रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार प्रयासरत है कि नेता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव वहां पर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी
सीट उनकी बहू को दी जाएगी। और जनता से लगातार अपील भी करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नामों की घोषणा की है। अब जो आजमाइश वहां पर तेज हो जाएगी। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब के खेल मंत्री ने बताया कि जिन खेलों का आगाज पंजाब सरकार ने किया वो अब समाप्त होने जा रहे हैं। उसको लेकर मीत हेयर ने कहा कि 7.25 करोड़ के करीब राशि खिलाड़ियों को दी जा रही है और कुल 27 खेलों का आयोजन करवाया गया है। और उन्होंने आगे कहा कि उन खेलों का मकसद सिर्फ एक ही था कि पंजाब में नौजवानों को नशे से दूर रखा जाए और पंजाब के युवा खेलों के माध्यम से ही प्रदेश का नाम रोशन करें। खेलों का समापन कार्यक्रम 17 नवंबर को लुधियाना में किया जाएगा। वतन पंजाब दियां सी उन्हां दी समाप्ति हो रही है ते मैं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9200 ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈ। तो आपको बता दें कि पंजाब के खेल मंत्री ने जिन खेलों का आगाज पंजाब सरकार ने किया था वो अब समाप्त होने जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी जो है खेल मंत्री द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि 7.25 करोड़ के करीब राशि जो है खिलाड़ियों को दी जाएगी। कुल 27 खेलों का आयोजन जो है करवाया गया था और उन्होंने कहा कि खेलों का आयोजन कराने का केवल एक मकसद था ताकि युवाओं को नशे से जो है दूर रखा जाए। और आपको बता दें कि 17 नवंबर को लुधियाना में खेल का जो है समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ये तमाम जानकारी खेल मंत्री द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने खेलों का आगाज़ किया था जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन अब 17 नवंबर को लुधियाना में खेलों का समापन होने जा रहा है जिसकी तमाम जानकारी खेल मंत्री द्वारा दी गई है। आपको बता दें यहाँ पर खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि का भी जिक्र किया गया है और कुल इन खेलों में 27 खेलों का आयोजन जो है किया गया था और बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। काफ़ी उत्साहित जो है खिलाड़ी देखने को मिले थे और लगातार बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे थे। और इसी के साथ खेल मंत्री ने कहा कि हमारा मेन मकसद जो था पंजाब में युवाओं को नशे से दूर रखना था इन खेलों के जरिए, तो हमारा मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से बात कर ले, पंजाब के खेल मंत्री ने खेलों के समापन को लेकर तमाम जानकारी साझा की, एक बार ऐसा लेकर पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से खेलों का आगाज किया गया था पंजाब में और साफ तौर पे कहा गया था कि कहीं न कहीं जो पंजाब के युवा है जो नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं उनको दोबारा से एक बार जो कि अपनी ही संस्कृति में या फिर अपने खेलों की तरफ बढ़ावे के लिए एक पहल सरकार की तरफ से की गई, जिसमें टोटल 27 गेमें कराई गई थी। सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे ये गेमें हुई थी, ब्लॉक लेवल के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराई गई थी और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीम्स जीती थी उन टीम्स को फिर स्टेट लेवल पे भी खेलने के लिए भेजा गया था। तो उसी के तहत अब कल यानी जो 17 तारीख है, कल इसका जो समापन होने जा रहा है लुधियाना में राजपद्री बड़ा समागम करवाया जाएगा और इन खेलों को जो समापन किया जाएगा और जितने भी खिलाड़ी स्टेट लेवल पर जीते हैं इसमें उनको सभी को जो इनाम राशि जो सरकार की तरफ से जो सरकार ने अनाउंस की है वो उनको खेल राशि दी जाएगी। और सरकार की तरफ से पूरी ये कोशिश थी कि जो ये खेल मेला जो उन्होंने कहा कराया गया था, जो खेलें कराई गई थी और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हिस्सा ले। खास बात इस गेम की ये थी कि इसमें कोई उम्र तय नहीं की गई थी, छोटे बच्चे से लेकर जवान बुजुर्ग हर उम्र दराज लोग इसका हिस्सा उन्होंने
जरूर लिया था। पहले जहाँ ब्लॉक लेवल के ऊपर हर जिले में कराई गई थी, जो वहाँ से टीम फिर जो जीती थी वो स्टेट लेवल, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे। अब जिनने स्टेट लेवल पे इनाम जीते हैं, अब उनको कल इनाम राशि जो सरकार की तरफ से बांटी जाएगी। और सरकार ने ये साफ तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में भी इस तरीके के हर साल जो ये गेमें कराई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को, जितने भी नौजवान हैं उनको खेलों के साथ जोड़ा जाए। और इसका आगाज बड़े ही धूमधाम से राजपथ भी प्रोग्राम करके लुधियाना में ही किया गया था, और कल समापन भी है जो उसका लुधियाना में ही किया जाएगा। और बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें जहाँ मैंने बताया कि हर उम्र के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, तो जो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हालांकि हमारे पास कोई खास डाटा नहीं है, जिनमें से ज्यादा उम्र के लोगों को ने भी इसमें जो हिस्सा लेके अपने नाम से ही जो इनाम दर्ज करने हैं। तो देखना बहुत अहम रहेगा कल जब भी राष्ट्रपति प्रोग्राम होगा तो किस तरीके के जो चीजें होंगी। लेकिन मेन जो प्रोग्राम है कल सिर्फ इनाम राशि ही बांटी जाएगी और इसका समाप्ति कर दी जाएगी खेलों की। अमन, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत खेलों का आगाज करके की गई थी, तो ऐसे में इन खेलों का किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला? क्या फीडबैक इन खेलों को लेकर रहा? देखिए, बहुत बढ़िया फीडबैक रहा, क्योंकि पंजाब के जो नौजवान हैं, क्योंकि खेलों में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पंजाब पीछे होता जा रहा था। तो सरकार की तरफ से पूरा एफर्ट उनकी तरफ से किया गया कि हम जो खेलों को एक नंबर 1 पे लेके जाए। जो खेल मंत्री है मीत है, उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी खेलें हैं वो नंबर 1 पर हो, जिसके चलते हुए उन्होंने ये खेल मेला करवाया था। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। स्कूली बच्चे इसमें बहुत ज्यादा, जो इन्होंने स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था। और जो क्योंकि उम्र इसमें कैटेगरी तय नहीं थी, तो हर तरह की अगर बात की जाए तो उम्र के जो उम्रदराज लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कारण ये था कि हर कोई, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम नेशनल या इंटरनेशनल टीमों की बात करते हैं, वहाँ पे क्राइटेरिया सेट होता है। वो क्राइटेरिया के तहत कई लोग नहीं आ पाते हैं, उससे सेट नहीं हो पाते हैं, तो वो चीजें नहीं कर पाते हैं चीजों की। लेकिन यहाँ पे सरकार ने, चाहे उनकी डाइट की बात की जाए, चाहे खेलों की जो चीजें यूज इस्तेमाल की जाती है उनकी बात की जाए, चाहे ग्राउंड की बात की जाए, तो तमाम वो चीजें सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी। तो जाहिर है कि जब हमें चीजें और फैसिलिटीज मिलती है तो खिलाड़ी को भी होता है कि हम आगे बढ़े। और सरकार चाहती है कि जो ये जो खेलें कराई गई कि कहीं ना कहीं इन खेलों से वो ऐसी चीजों को निकालना, ऐसी चीजों का मतलब है कि ऐसे खिलाड़ियों को वो तराशना चाहती थी जिनको वो इंटरनेशनल लेवल के लिए वो लोग तैयार कर सके। तो यहाँ के जो खिलाड़ी अब जो इनाम जीतेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश रहेगी कि उन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के लिए और अच्छी ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाकर उनको पंजाब का, क्योंकि हरियाणा हमेशा नंबर 1 रहा है खेलों के लिए और वहाँ पे इनाम राशि भी बहुत अच्छी रहती है। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ये बीट करना चाहती है हरियाणा के साथ कि पंजाब में भी जो खिलाड़ी हैं उनको वो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हम इंटरनेशनल लेवल के लिए, क्योंकि मीटर ने साफ कहा था कि हम इंटरनेशनल लेवल के लिए हम खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। तो जो स्कीमें भी हमें खेल मेले के लिए, इसके साथ साथ जो और भी कई स्कीमें जो तैयार की गई थी, चाहे वो फूड की बात की जाए, चाहे फिर वो सिंथेटिक जो ट्रैक्स होते हैं, चाहे उनकी बात की, खिलाड़ी को मेन जो चीज होती है उसकी डाइट होती है, तो उसको सिंथेटिक ट्रैक जो मिले जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। तो सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरीके की चीजों ने प्रोवाइड करके इंटरनेशनल लेवल के लिए हम इनको तैयार करें और पंजाब को फिर से, जो पंजाब सूबा है वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको फिर से नंबर 1 करने के लिए पूरी तैयारी की सरकार की तरफ से की जा रही है। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी को ये भी आशा है कि विपक्षी दल भी राहुल गांधी की इस यात्रा का दिल खोलकर समर्थन करेंगे। किंतु कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर विपक्ष के कई नेता उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे। भारत जोड़ो यात्रा पर अब एनसीपी नेता अजित पवार का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित नहीं किया गया, मगर इसके पश्चात भी यदि उनकी पार्टी कि वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी की शेवगांव रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि मैंने 4 नवंबर को हमारी पार्टी कार्यशाला में हिस्सा लिया, मुझे एक निजी परिवार समारोह में सम्मिलित होना था, इसीलिए मैं 5 नवंबर को निकल गया और 10 नवंबर को वापस आ गया। इसके चलते प्रदेश के कई मुद्दे उठे थे जिन पर मैं टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं था। हमेशा की भांति मेरे गायब होने और किसी चीज को लेकर खुश नहीं होने की अटकलें लगाई गई। मैं उनके ऊपर इस
प्यार को समझ सकता हूं, और मगर मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं निजी वजहों से बाहर गया था और इसीलिए कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के बारे में चर्चा करते हुए पवार ने कहा कि असामान्य हालातों में बनी मौजूदा सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही जैसा उसे करना चाहिए, और अभी भी सरकार गठन के खिलाफ अदालत में उसका केस चल रहा है और इस सरकार के गठन के वक्त से ही पुलिस विभाग दबाव में है। हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस पर उनके वरिष्ठों के दबाव की वजह से उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाती है, सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर से आदेश दिए जाते हैं, और आगे उन्होंने कहा कि बीते 4 महीने में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की होती है। ये हमारे प्रदेश के लिए गंभीर है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अगर बात कर ली जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एनसीपी नेता अजित पवार का बयान सामने आया है। एक बार उनके बयान को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें अब तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर उनके वरिष्ठ नेता अगर उन्हें निमंत्रण देते हैं तो वह जरूर जाएंगे। हालांकि बाकी लोग लगातार जुड़ रहे हैं, वो स्वागत की बात है, लेकिन जिस तरह से राहुल के विदर्भ में चल रही है उसका स्वागत वह करते हैं। लेकिन विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत नहीं कर रहे हैं। उन्हें शायद यह पसंद नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है उन्हें पता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से समीकरण चल रहा है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 4 महीनों की जो राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली है वह चिंता का विषय है। इस पर जो है कहीं न कहीं सरकार को मंथन करना चाहिए और बिल्कुल सही नहीं चल रहा जी। वहीं अगर बात कर ली जाए अजित पवार की, तो अजित पवार ने शिंदे सरकार पर भी जो है अपनी बात रखी है, और वहीं अगर दूसरी बात भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जाए तो कितना समर्थन यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को खूब सराहा जा रहा है और काफी लोग जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य दल भी जो है राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है। खासकर देखा गया कि पिछले दिनों शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ जुड़े और उन्होंने करीब 2 से 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ चले। इसके अलावा भी एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता महाराष्ट्र प्रदेश से जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं। इस वंचित बहुजन अघाड़ी की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, तो तमाम लोग जो है कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी जी का मैसेज नहीं आया है उसको लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि राहुल गांधी तो फोन नहीं करते, लेकिन तमाम उनके जो बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र के विपक्ष में बैठे तमाम नेताओं को अवगत कराते हैं। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है महाराष्ट्र में खूब सराहा जा रहा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। उसका जो है समीकरण भी सामने देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अब उत्साहित नजर आती है और कांग्रेस में एक कहीं न कहीं जोश नजर आने लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा से साथ उन्हें उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव होगा तो उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है। सत्यप्रकाश, वही बात कर ले, जिस तरीके से आपने कहा कि जन समर्थन यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है, पर खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि विपक्ष इतना उत्साहित, इतना जोश भरा इस यात्रा के लिए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को जब तक आमंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक विपक्ष इसमें अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करेगा। जिस तरह से अजित दादा पवार ने कहा है कि उन्हें अब तक निमंत्रण नहीं दिया गया है, खासकर विपक्ष की इसमें बोलने की भूमिका अभी नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है। वर्तमान स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा से तमाम राजनीतिक दल जुड़ रहा है, ये विपक्ष को पता है। अब ऐसे में विपक्ष इंतजार में है कि आखिर क्या कुछ इसका रिजल्ट होता है, उससे साफ हो पाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रतिफल है वो कहीं कहीं कांग्रेस को मिलता है या नहीं। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान संघ प्रमुख ने जसपुर जिले में पहुंचकर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद दूसरे दिन संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान 10,000 से अधिक संख्या में स्वयंसेवकों के द्वारा पथ संचलन किया गया और पथ संचालन करते हुए पीजी कॉलेज ग्राउंड वो पहुंचे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि संघ का काम समझना है तो तुलना करके काम नहीं चलता है। गलतफहमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। संघ के द्वारा ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। संघ का काम अगर समझना है तो तुलना करके काम नहीं चलता, गलतफहमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब आपने देखा कि इतने सारे लोग चलकर यहाँ आए, स्वयंसेवक हमारे गणवेश में, नित्य ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, पथ संचलन होता है, उनके पास दंड है तो लाठी काठी वगैरह सीखते हैं। तो लोगों को लगता है संघ कोई पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अर्ध सैनिक, ऐसा नहीं है। संघ में परेड है, संघ में व्यायाम, अपनी भारतीय जो परंपरा से आने वाली, अखाड़ों में चलने वाली व्यायाम की कला है, शस्त्र विद्या है, वो सीखते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग पैरामिलिट्री नहीं है। अभी आपने यहाँ गीत सुना, तो संघ में गीत होता है, सांघिक गीत भी होता है, व्यक्तिगत गीत भी होता है, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में गीत होता है। लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीतशाला नहीं है, अखिल भारतीय व्यायामशाला भी नहीं है। संघ में कबड्डी खूब लोकप्रिय है, बहुत होती है, लेकिन संघ कोई कबड्डी क्लब नहीं है। संघ के स्वयंसेवक कितने सारे काम कर रहे हैं आज, राजनीति से लेकर तो कला क्रीड़ा के क्षेत्र तक सर्वत्र संघ के स्वयंसेवक सक्रिय है। पहले से जो संगठन चलते थे उसमें सक्रिय हुए अथवा अपना संगठन बनाया, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन संघ इसमें से किसी क्षेत्र से संघ के नाते प्राचीन काल से जंगलों में, खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है। हम सबके पूर्वज समान हैं। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो, अपना अपना खान पान रीति रिवाज, अब हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। अपनी अपनी आकांक्षा होती है, उसको पूरा करो, लेकिन सबकी पूजाओं का आदर करो। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर अगर बात कर ले तो वो सरगुजा के दौरे पर हैं, एक बार उनके इस दौरे को लेकर पूरी जानकारी। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। निश्चित तौर पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करके जो दूसरे दिन है आज, जो अगर बात की जाए तो मुख्यालय में लगभग आज पथ संचालक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगभग 10,000 स्वयंसेवक जो हैं तो पथ संचालन करेंगे। इसके साथ साथ जो पीजी कॉलेज ग्राउंड है उसमें भी जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत हैं उसको संबोधित करेंगे, आमजनों को भी संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ा विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है। एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 की जो चुनावी रणनीति है
चाहे प्रतिमा के अनावरण करने को लेकर के हो, चाहे फिर वहां पर संचालन को लेकर के हो, क्योंकि जिस तरीके से 15 साल में काबिज सत्ता को कांग्रेस ने एक उखाड़ने का जो प्रयास किया है और उखाड़ करके फेंकने की जो कवायद चली है, तो निश्चित तौर पे स्वयं सेवक संघ और आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। इसीलिए मोहन भागवत का लगातार जो दौरा है छत्तीसगढ़ में वो लगाया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है और निश्चित तौर पे ऐसे आरोपों को लेकर के भाजपा लगातार तंज कस रही है कि ऐसे बेबुनियाद आरोप कांग्रेस लगाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिभा है, अपने पुराने नेता की जो प्रतिमा है, उसको लेकर के मोहन भागवत यहाँ पहुंचे हैं। कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होने का ये भाजपा ने कहा है। जी अखिलेश, वहीं बात कर लें, कुछ महीने पहले जो है जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उसी समय जो है मोहन भागवत भी उस समय पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और इसी कड़ी में आज भी जो है 3 दिवसीय दौरे पर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर जो है मोहन भागवत हैं। क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए, कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि लगातार जो दौरा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो 2023 की जो चुनाव रणनीति है उसको किस तरीके से अपनाया जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस किया गया है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से भाजपा रणनीति बनाती निकल रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के युवा नेता की जो पद है उसको बदल दिया जाता है, चुनाव से पहले ही बदल दिया जाता है। एक रणनीति ऐसी भी बनाई जाती है कि जो एक्टिव है, खासतौर से जो जातिवाद को लेकर के और खास जो पुराने आरएसएस के जो पद संचालक रहे हैं या फिर प्रचारक रहे हैं, ऐसे लोगों को ही जिम्मेदारी पार्टी दे देती है। तो कुल मिलाकर के यही देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में कि आरएसएस के भरोसे ही छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई। इसी का नतीजा है कि जो मोहन भागवत लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और लगातार मैराथन बैठक भी दे रहे हैं, चाहे बस संचालक की बात की जाए, चाहे जो पूर्व मंत्री हैं सुदेव जी, दिलीप सिंह जो है उनका मूर्ति का अनावरण किया जाए, या फिर बात किया जाए यहाँ की जो सरगुजा संभाग की जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक लेकर के एक रणनीति बनाने की जो तैयारी है वो भी किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो छत्तीसगढ़ का जो धरोहर है, जो टीएस सिंहदेव का जो गढ़ माना जा रहा है सरगुजा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में जाकर के आरएसएस की जो भूमिका वहां निभाई जा रही है, ये निश्चित तौर पे एक बड़ा विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है और कांग्रेस इसको लगातार हस्तक्षेप भी कर रहा है कि आखिर सरगुजा में इस तरीके से ही क्यों किया जा रहा है। इस बार की अगर रणनीति अगर बनाई जाती है तो निश्चित तौर पे अगर सरगुजा भाजपा जीत करके आती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की हार मानी जाएगी, क्योंकि शीर्ष पे बैठे जो बड़े नेता है वो सरगुजा से ही आते हैं। जी अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत जिस तरीके से अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि उनका कांग्रेस का ये पक्ष निकल करके सामने आ रहे हैं कि इस बार जो भाजपा है वो आरएसएस के दम पे लड़ने वाली है और इसी का जो नतीजा है, जो मोहन भागवत बार बार छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं, चुनाव के पहले आ रहे हैं और यहाँ की जो जातिवाद है उसको किस तरीके से साधने का प्रयास किया जा रहा है, ये कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। क्योंकि अगर सरगुजा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ सबसे बड़ी जो संख्या है वो आदिवासी लोगों की है और खास तौर से ऐसे आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, जो एक अंतिम क्षण में आते हैं जिनकी रक्षा करना, क्योंकि वहाँ के जो आदिवासी हैं वो विलुप्त की कगार में है, जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं राष्ट्रपति के, उनको सर्व सुविधा देने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती है। उनको साधने के लिए वहाँ एक कैंप के तौर पे चलाया जा रहा है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। निश्चित तौर पे देखने को ये भी मिल रहा है कि लगातार वहां से जो प्रतिक्रिया है सरगुजा की, जो अलग अलग नेता लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती जा रही है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि 2023 में किस तरीके से भाजपा रणनीति बना रही है और कांग्रेस उसके ऊपर क्या अमल कर पाती है, कांग्रेस की जो रणनीति है वो किस तरीके से देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि भानु प्रतापपुर की जो चुनाव है अभी हाल ही में होने वाला है, अगर कांग्रेस अगर हार जाती है उस चुनाव को तो निश्चित तौर पे ये भी माना जाएगा कि 2023 की जो चुनाव विधानसभा चुनाव है उसको किस तरीके से लड़ने के लिए मजबूत हो पाती है कांग्रेस, या फिर इस चीज को नहीं बचा पाती है, तो एक बड़ा हार का कारण भी बन सकता है 2023 में भी। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
उत्तराखंड जिस स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार प्रयास कर रहा है, आपको बता दें, ऐसे में स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल सड़कें खोदने का काम यहां पर किया जा रहा है। ये बयान आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दिया गया है और विपक्ष लगातार हमलावर है उस पर। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों के नाम पर सिर्फ देहरादून की सड़कों को खोदा जा रहा है। पूर्व सीएम का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कामों की गति अत्यंत ही निराशाजनक है। आगे उन्होंने कहा कि उनके समय में स्मार्ट सिटी के कार्यों की प्रगति को लेकर जो सूची आई थी उसमें देहरादून 99 पायदान से बढ़कर 9वें स्थान पर आ गया था। उनका कहना है कि कोई भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा, उसमें अपनी गलती स्वीकार करने का साहस नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी के काम सही नहीं और समय पर पूरा नहीं होने से शहर की सूरत बदल गई है और आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जितना लंबा समय लग रहा है, जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह का कहना है कि बार बार सीईओ का बदला जाना ठीक नहीं है। कार्यदायी संस्थाओं को बदला जा रहा है, अधिकारियों को डांट फटकारा जा रहा है। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, वो अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए। मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो मंच बना है उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहाँ से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ले स्मार्ट सिटी को लेकर तो कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल देहरादून की सड़कों को खोदने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि जब स्मार्ट सिटी तय हुआ था कि देहरादून स्मार्ट सिटी बनाया जाना है, उस वक्त जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि बार बार सीईओ का बदला जाना ठीक नहीं है और देहरादून में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर काम चल रहा है बिल्कुल बेकार है, कुछ काम किया नहीं जा रहा है। और बिल्कुल साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये भी जो कहा है कि जो जनता का पैसा लगाया जाना चाहिए था सही जगह वो नहीं
लगाया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये आरोप है कि स्मार्ट सिटी जो काम चल रहा है उससे कोई संतुष्ट नहीं है, जबकि स्मार्ट सिटी अब बनकर जो है तैयार हो जाना चाहिए था। 3 साल से लगातार काम जारी है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी स्मार्ट सिटी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। कई जो है ठेकेदारों को सस्पेंड किया गया है, कई कंपनियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन नतीजा जिसका तस रहा। तो जाहिर तौर पर स्मार्ट सिटी का काम अभी भी जारी है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बिल्कुल साफ तौर पर आरोप कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर है, जो सीईओ है उनके ऊपर है। बिल्कुल साफ तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यही इशारा दिया है कि जो स्मार्ट सिटी में जैसा काम किया जाना था वैसा नहीं हो रहा है। जी निशा। तारिक, वहीं बात कर ली जाए, क्या धरातल में इतने घटिया तरीके से काम किया जा रहा है कि पार्टी के नेता ही अब पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले मैं बात करूं खजान दास की, उन्होंने भी बहुत मतलब स्मार्ट सिटी के काम का आरोप लगाए थे। मैं बात करूं अगर सुनील उनियाल जो मेयर हैं देहरादून के, उन्होंने भी जो है स्मार्ट सिटी के काम पर आरोप लगाया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो खजान दास है उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह भी कहा था कि अगर स्मार्ट सिटी में जो है ठीक से काम नहीं हुआ तो वो अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर स्मार्ट सिटी का काम चलते हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं बरसात की आपको बात बताऊं तो बरसात में जो आलम था स्मार्ट सिटी का वो ये था कि जगह जगह जो है गड्ढे बने हुए थे और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। इसके अलावा मैं आपको पलटन बाजार की बात बताऊं देहरादून में, तो पलटन बाजार के जो व्यापारी थे उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन किया था अपना, और सरकार वो मुख्यमंत्री से भी इस बारे में मिले थे, जबकि मुख्यमंत्री से साफ तौर पर यह आश्वासन मिला था कि स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो आरोप मैं आपको बात बताऊं तो पक्ष से लेकर विपक्ष तक और यहाँ तक कि जनता तक भी स्मार्ट सिटी से खुश नहीं है। कई बार जो है धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, कई ठेकेदारों को जो है सस्पेंड किया जा चुका है। और मैं सीईओ की बात आपको बताऊं तो अब तक 7 सीईओ इस पूरे प्रोजेक्ट में बदले जा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कहना था वो बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना था कि बार बार सीईओ का बदलना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी नया सीईओ आता है पिछले सीईओ पर आरोप लगा देता है कि पिछले जो सीईओ थे उन्होंने काम नहीं किया है। तो उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना था कि बार बार सीईओ का बदला जाना ठीक नहीं है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिल्कुल जाहिर तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर सवाल खड़ा किया है। निशा। तारिक, वहीं बात कर ली जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात कही है कि स्मार्ट सिटी जो है इसकी वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो किन किन समस्याओं का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है? चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।